नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जरा सोचिए और कल्पना कीजिए, हिंदुस्तान में रंग बरस रहे हैं, ईरान इजराइल में बम बरस रहे हैं, फाइटर जेट्स, गोले, आग, सब आसमान में धुआं धुआं। एक तरफ ईरान तो दूसरी तरफ इजराइल और उसके साथ खड़ा अमेरिका। इजराइल अमेरिका ने ईरान में एक तरीके से कत्लेआम मचाया। हालात यह कि पूरा पश्चिम एशिया महाजंग के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। और क्या वाकई में जब 17 कंट्री इसमें जुड़ जाएं तो क्या विश्व युद्ध है? भारत पर इसका क्या इंपैक्ट आएगा? क्या वाकई में जिस तरीके से इससे पहले अमेरिका ने कई देशों पर अटैक किए और उसके बाद वहां की सत्ता को बदलकर वहां शांति दूत के तौर पर खुद को ही दिखा दिया, क्या ईरान पर भी वही रणनीति है? क्योंकि जरा समझिए, पहले वॉर जो होती थी वो सैनिकों के बीच में होती थी, अब वॉर सीधे राष्ट्राध्यक्ष के दरवाजे पर मिसाइल दाग कर होती है और शुरुआत में ही राष्ट्र अध्यक्ष का खात्मा, ताकि वॉर आगे बढ़ ही ना पाए। क्या वाकई में यह आतंक के खिलाफ एक करारा प्रहार या फिर एक देश को और हथियाने की अमेरिका की साजिश, जिसमें इजराइल, हिजबुल्लाह, हमास और हुती के जरिए ईरान को उसका गॉडफादर बताते हुए उसको ही मिटाने की तरफ आगे बढ़ रहा है? और क्या वाकई में परमाणु हथियार बनाने की तरफ ईरान इतना आगे बढ़ चुका था कि खमेनेई की मौत के अलावा कोई विकल्प नहीं था? आज बात इसी मुद्दे पर। अब सोचिए सर, एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ मुस्लिम कंट्रीज है जिनके अंदर अमेरिकन एयरबेस है। ईरान वहां भी अटैक कर रहा है, ईरान इजराइल पर भी अटैक कर रहा है। इन सबके बीच में कल से खबर जिस पर सबसे ज्यादा नजर आपकी गई होगी, बड़ा दिखाया गया कि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है। क्या वाकई में अमेरिका उसको रूटीन में अफोर्ड कर सकता है? और अमेरिका क्या इस जंग से बचना चाहता है? सवाल इन सबके बीच में भी है कि आप विश्व युद्ध के लिए इस जंग के अंदर रूस या चाइना का इन्वॉल्व होना जरूरी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल अनुपम जेटली जी। साथ में हमारे साथ हैं विषय विशेषज्ञ और फॉरेन एक्सपर्ट्स विक्रांत सिंह जी। शुरुआत अनुपम जी आपके साथ। जरा इसको पहले 2-3 मिनट में समझाइए, क्या हम इसको विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ कदम बताएं या ईरान के अंदर खमेनेई की सत्ता के खात्मे के साथ जो पहलवी, जो अमेरिका के एक तरीके से प्यादे के तौर पर वहां है, उसके साथ सत्ता हस्तांतरण और अमेरिका जो चाहता है उसके साथ इस वॉर का खात्मा? नमस्कार फर्स्ट इंडिया के सारे व्यूअर्स को। विजेंद्र जी, ये लड़ाई जो है शुरू होनी ही थी, क्योंकि मेडिटेरेनियन में और अरब सागर में यूएस ने फरवरी के दूसरे सप्ताह तक अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लिंकन और जेराल्ड फोर्ड पेश कर दिए थे और वो अपनी रणनीतिक पोजीशन ले चुके थे। सवाल ये है कि क्या हम सोच रहे थे कि 17 देश 48 घंटे के अंदर अंदर लड़ाई में शामिल हो जाएंगे? अगर आप देखें तो 7 साल के दूसरे विश्व महायुद्ध में कुल 70 देश लड़े 7 साल के अंदर। यहां 48 घंटे में 17 देश ज्वाइन कर चुके हैं इस युद्ध को। फिर भी मैं इसे अभी महायुद्ध की तरफ जाता नहीं देखता जब तक कि रशिया या चाइना या दोनों इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज ना करें। जी, एक और सवाल, क्या वाकई में अमेरिका, चाहे वो ईरान हो, वेनेजुएला हो, बांग्लादेश हो या और कंट्रीज हो, क्या वो जो इंपैक्ट डालना चाह रहा है वो सीधा चाइना पर इंपैक्ट डालना चाहता है? अगर आप देखें तो एक इसका ऑफशूट ये जरूर है, क्योंकि वेनेजुएला से चाइना ऑयल लेता था, अमेरिका ने वहां अपना प्रभुत्व किया, उनका जो है उनका जो गवर्नमेंट थी उसको बदला, टॉपल किया और वहां पर अमेरिका का एक पूरा राज्य हो गया कि जिसको वो चाहेंगे तेल देंगे और जिसको नहीं चाहेंगे नहीं देंगे। दूसरा ईरान था जिस पर चाइना बहुत निर्भर करता था। चाइना का 60% से ज्यादा तेल जो है वो हॉर्मुज के थ्रू जाता था जी। उन्होंने ईरान से इस तेल को भी बंद कर दिया है और चाइना के ऊपर प्रेशर आएगा। हालांकि चाइना के पास और भी साधन है लेने के लिए,
और भी देश है वो फिर रशिया के पास जाएगा और लेगा। मगर हाँ, चाइना की स्थिति तेल से, क्योंकि सारी जितनी भी अर्थव्यवस्था है, जितनी फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, वो तेल से चलती है, इसलिए चाइना पर इसका असर देखा जाएगा और अमेरिका की शायद ये एक ऑफशूट रणनीति है। ठीक है विक्रांत सिंह जी, कुछ चीजें डाइजेस्ट नहीं होती सर, इसलिए डाइजेस्ट नहीं होती, जैसे कि अनुपम जी ने भी बताया कि भाई अमेरिका ने अपने फ्लीट्स उतार दिए थे, पहले से पता था ईरान पर अटैक होगा, पहले से पता था खमेनेई की जान को खतरा है, पहले से पता था कि उनकी जो फ्रंट लेयर की जो लीडरशिप है, जिसमें सैनिक लीडरशिप भी है, वो निशाने पर होगी। उसके बावजूद पहले 48 घंटे में सब खत्म हो जाना, और अमेरिका कहता नहीं है, इजराइल कहता नहीं, उससे पहले ईरान खुद कहने लगता है कि हां खमेनेई नहीं है। क्या वाकई में ये सब कुछ आपको डाइजेस्ट होता है इतनी आराम से, या आपको लग रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है? जी विजेंद्र जी, देखिए अभी जिस तरह के हालात पिछले 2 दिन में बने हैं, ये हालात पूरे विश्व को किसी न किसी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं उसमें सबके इंटरेस्ट क्या है। जैसा भी कर्नल साहब ने बताया कि अमेरिका का जो स्टेप है ये ईरान को काउंटर करने के साथ साथ ही चाइना के ऊपर एक अप्रत्यक्ष रूप से वार है। जैसे वेनेजुएला पे उनकी डिपेंडेंसी थी, ईरान पे डिपेंडेंसी थी, चाइना को, चाइनीज इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका इससे लगेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से। खैर चाइना नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को उस पे इसका इंपैक्ट आएगा और इससे यूएस इकोनॉमी को फायदा होगा, क्योंकि वो वैसे भी डॉलर के जो उसकी हेजेमनी थी उसकी क्राइसिस से वो जूझ ही रहे थे, तो वहां उनको फायदा होगा। लेकिन ये जो पूरा खेल है, इसमें जब तक यूरोप, रशिया या चाइना इनमें से कोई इन्वॉल्व नहीं होता तब तक ये वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति में नहीं जाएगा और ये एक क्षेत्रीय संकट बन के रहेगा, रीजनल वॉर बन के रहेगा। लेकिन इसकी जो पहुंच है वो बहुत लंबे वक्त तक रहेगी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है आप देखिए, ये जो अभी खमेनी साहब गए हैं ये केवल एक पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, ये एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल लीडर भी थे। अगर हम इसको कंपेयर करें वेनेजुएला से या सद्दाम हुसैन से या हम हुस्ने मुबारक से या और जो लीबिया के गद्दाफी थे उनसे इनकी स्थिति अलग है। वहां वो केवल पॉलिटिकल लीडर थे जहां उनका अपना विरोध भी था, पर खमेनेई जो है ये केवल ईरान के लीडर नहीं है, ये पूरी दुनिया में जो शिया समुदाय है उनके सर्वोच्च धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु है। तो अमेरिका ने एक बहुत बड़ा यहां पे रिस्क लिया है कि अमेरिका के अगेंस्ट अब एक हैट्रेड क्रिएट होएगी, और हम देख सकते हैं आने वाले टाइम में और भी आतंकवादी संगठन या जिहाद की अनाउंसमेंट हो सकता है अमेरिका के अगेंस्ट, इजराइल के अगेंस्ट हो भी रखा है, वो और एग्रेसिव वे में हो सकता है, और खमेनी के लिए उसको एक शहीद का दर्जा देकर के एक सहानुभूति की लहर भी वहां पे आ सकती है। और उसकी बानगी हमें पाकिस्तान में पिछले 2 दिन से देखने को मिल रही है, भारत में भी देखने को मिली है भाई। भारत, लेकिन पाकिस्तान में आप देखिए वहां पर अमेरिकन कॉन्सुलेट पे हमला हुआ, हमला होने के बाद वहां पाकिस्तानी पुलिस ने वहां जो अटैक किया है वो उन्होंने पैरों पे गोली नहीं मारी है या आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े, उन्होंने चुन चुन के मारा। लगभग 3 दर्जन 35 के आसपास वहां पे डेथ हो भी चुकी है, और वहां पे इसको अब रूप दिया जा रहा है कि जो सुन्नी बाहुल्य पाकिस्तान का जो तंत्र है वो शियाओं के ऊपर अटैक कर रहा है, या उसका उन्होंने बहाना ढूंढ लिया है। चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान हो, चाहे वो कराची हो, चाहे इस्लामाबाद हो, जहां कहीं भी शियाओं ने प्रदर्शन किया है उनके साथ इसी तरह से डील किया जा रहा है। सामान्यतया विरोध प्रदर्शनों में इस तरह के रिएक्शंस नहीं दिया जाता है, पुलिस संयम रखती है। आप ये कह रहे हैं इस केस में पूरे दुनिया के अंदर शिया और सुन्नी जो पहले से एक दूसरे के अगेंस्ट राइट, अब वो खुलकर बंदूक लेकर सामने आएंगे और उससे सत्ता का संघर्ष, सिविलाइजेशनल संघर्ष वहां पे होगा। आप देखना पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात बनेंगे, सुन्नी शिया संघर्ष जो है ये और ज्यादा मुखर होगा। केवल पाकिस्तान ही नहीं, हमें दुनिया के और जो हिस्से हैं वहां पे भी ये संघर्ष देखने को मिलेगा। सबके बीच में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री क्या कर रहा है भाई, एक संगठन है ना। यस, और जिस पूरे इलाके की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर तो अकॉर्ड समझौता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन लिया। आप देखिए जितने मुस्लिम नेशन, सुन्नी नेशंस हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, कतर हो, बहरीन हो, यूएई हो, इन सारे देशों ने इस हमले का समर्थन किया है। वो अमेरिका के साथ खड़े हैं, और सऊदी अरब ने तो बोला ही है कि हम अमेरिकन स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। कल कुवैत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री थी उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया और उन्होंने फुल सपोर्ट दिया है अमेरिकन और इजरायली जो वो है। तो दुनिया अचानक से बदली है, बहुत तेजी से बदली है। आज वो सारे सुन्नी देश या इस्लामिक देश जो डोमिनेटिव हैं वो सारे इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ आज ईरान अकेला पड़ गया। ईरान के सपोर्ट में कौन आया है? हिजबुल्लाह आया है। यह बड़ा आश्चर्यजनक है कि दूसरा सपोर्ट उसको आया है यूरोप से। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ऐसे देश जो हैं ये इस हमले की आलोचना कर रहे हैं और ईरान के समर्थन में आ रहे हैं, जबकि सारे मुस्लिम देश जो हैं वो अमेरिका और इजराइल के साथ में खड़े। अमेरिका ने कहा था ना इन तीनों देशों को कि भाई आप वॉर का हिस्सा बनिए, उसके बाद उनके स्टेटमेंट आए। अनुपम जी सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही।
अगर आप देखें तो कोई भी यूरोपियन कंट्री पीस बोर्ड का हिस्सा नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज है और पाकिस्तान है, उसके अलावा जो है पैलेस्टीनियन है, हमास। अगर आप इनको देखें तो ये एक तरकीब थी मुस्लिम कंट्रीज के ब्रदरहुड को तोड़ने की, और ये काफी समय से चल रहा था। और इजराइल जो है, अमेरिका की CIA अगर आप देखें वो इतनी एक्टिव ईरान में नहीं है। ईरान में एक्टिव है मुसाद। हर गली हर मोहल्ले में मुसाद का एक अपना जोरदार प्रदर्शन है और सारी इंटेलिजेंस है। और यही इंटेलिजेंस दी गई कि अभी मीटिंग शुरू है और मीटिंग चल रही है, 30-40 लोग एक साथ वहां पे हैं, खमेनी का परिवार भी उसी महल में है, और अंडरग्राउंड बंकर को तोड़ के उनको सबको मारा गया एक कुछ घंटों के अंदर। परंतु अगर आप देखें तो ईरान ने जो ट्रिक एक अपनाई है उसकी मैं दाद देता हूं कि उसने इतने सारे अरब कंट्रीज को इन्वॉल्व कर लिया जो कि अमेरिका को एयरबेस और नेवल बेसिस दे रहे थे। अमेरिका हर एक जगह सुरक्षा उनको प्रदान नहीं कर सकता, जबकि एयर बेसिस या पोर्ट लेते समय, नेवल बेसिस लेते समय अमेरिका की ये उनसे शर्त थी कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। एक मिनट सर रुकिए, आप ये कह रहे हैं कि जो कतर, बहरीन, UAE और बाकी जो देश हैं जहां पर अमेरिकन नेवल बेस है, अमेरिकन एयर बेस है, और जो प्रोटेक्शन के लिए उन कंट्रीज पर, तो ईरान ने अटैक इसलिए किया है ताकि जो वो एयर बेस हैं उन कंट्रीज के अंदर वो उन्हीं कंट्री के डिफेंस के लिए इस्तेमाल हो और वो ईरान पर अटैक के लिए ना हो। आप ये कह रहे हैं इसलिए उन्होंने अटैक किया? उन कंट्री का डिफेंस मतलब यही है कि कोई उन पे अटैक करेगा तो एयर बेस जो है वो उसको डिफेंड करेंगे। उसके अलावा अगर किसी और कंट्री पे अमेरिका हमला करना चाहता है, ये एयर बेसिस उनको दिए जाएंगे और उसके बदले में अमेरिका उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा जो भी कंट्री उनसे लड़ता है। परंतु कितनी जगह उसने जो 17 जो देश हो गए अलग अलग, इन 17 देशों में जिनमें 9 अरब के देश हैं मिडिल ईस्ट के, कितनी जगह अमेरिका करेगा? और जहां भी इन देशों में US एम्बेसी पर US जहाज, जैसे कुवैत के रक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ जहाज गिरे हैं, क्रैश हुए हैं अमेरिका के, तो आरामको की रिफाइनरीज हम देख रहे हैं उसमें आग लगी है, मिसाइल गिरी है। ट्रंप ने खुद माना है कि 2-3 हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, हालांकि वो आंकड़ा बड़ा हो सकता है। इसमें अगर आप बिटवीन द लाइंस पढ़ें तो विजेंद्र वो कह रहे हैं कि आंकड़ा बड़ा हो सकता है। लड़ाई में किसी भी दो देशों या दो ग्रुपों के बीच की लड़ाई में सबसे पहले मृत्यु होती है सच्चाई की। कोई भी देश सच और वास्तविक आंकड़े नहीं देता, अपने अपने नैरेटिव चलाते हैं, अपने जो है AI जनरेटेड वीडियो दिखाते हैं कि हमने कितना विध्वंस कर दिया। हाँ, ईरान का विध्वंस बहुत ज्यादा है, मगर ईरान की अगर हम देखें तो जो रेजिडुअल वॉर पोटेंशियल है अभी बहुत ज्यादा है। और क्या अमेरिका कितने समय तक इसको अफोर्ड कर सकता है अपने B-2 बॉम्बर और GBU-57? इसी पे ही मेरा सवाल है आपसे। 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि ईरान, क्योंकि 17 देशों को इन्वॉल्व कर दिया गया है, बाय डिफॉल्ट 17 देशों की मिलिट्री भी ईरान पर अटैक कर सकती है, तो ईरान अपनी डिफेंस और साथ में अटैक के लिए कितना सक्षम वर्तमान में है? मसलन कितनी सुपरसोनिक मिसाइल्स है, कितने ड्रोन है, कितनी उनकी प्रोडक्शन पर डे की एक तरीके से क्षमता है, और कितना खींच सकता है, पहली चीज। दूसरा, क्या अमेरिका, क्योंकि आपको ध्यान होगा परमाणु परीक्षण जब आरोप लगाया गया और B-2 बॉम्बर के जरिए ही बॉम्ब गिराया गया था जिसमें कहा गया था कि भाई हमने उस जगह को डैमेज कर दिया, क्या इतने फ्रिक्वेंटली अमेरिका उसको इस्तेमाल कर सकता है? मैं दोनों आपके सवाल विजेंद्र लूंगा। सबसे पहले ईरान की क्या क्षमता है लड़ाई चालू रखने की? अगर आप देखें तो ईरान के पास आज की जब युद्ध शुरू हुआ तो तकरीबन 80,000 कामाकाजी ड्रोन्स थे, और इन ड्रोन्स में उनके शाहिद हैं जिनको गाजा 149 भी कहते हैं, 22 मीटर विंग स्पैन है और 500 kg वॉर लोड, मतलब 13-14 बॉम्ब्स वो लेके जा सकते हैं। उसके अलावा 300 kg के उनके मुहाजिर ड्रोन्स हैं और कुछ बाकी शाहिद के छोटे हैं जो कि कम रेंज के हैं, मगर सारे ड्रोन्स 28 से 35 घंटे हवा में रह सकते हैं, इसीलिए उनको लॉइटरिंग म्यूनिशन भी कहा जाता है। ओके। अब हम आए उनके जो मिसाइल सिस्टम है उस पर, तो अगर आप देखें तो उनके पास 2 से 2,500 किलोमीटर के, जो मैं IRBM गिना रहा हूं, जो कि 3 से 5,000, आप कहें 1,000 से 3,000 के करीब में मीडियम रेंज की जो मिसाइल है उनकी बात कर रहे हैं। सेजल है 2,500 किलोमीटर की मार है, खुर्रमशहर है 2,000 किलोमीटर की मार है, इमाद है
1.7 किलोमीटर 1700 मीटर की मार है। गदर 2000 किलोमीटर जा सकती है। और उसके अलावा इनकी जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो हॉर्मोस है, तिशरीन है, जुल्फागर है और भी कई हैं, तो उनके पास मिसाइलों का तो जखीरा आप ये बहुत कह रहे हैं बड़ा कि है। अगर ईरान चाहे तो इस वॉर को वो 10 दिन भी रख सकता है, 20 दिन भी रख सकता है, 30 दिन भी रख सकता है, 6 महीने भी कंटिन्यू कर सकता है, आप ये कह रहे हैं? अगर आप उसके ड्रोन्स की हालत देखें, 80,000 ड्रोन्स उसके पास हैं। अगर 500 ड्रोन भी रोज उड़ाता है वो हमले के लिए, तो आप खुद हिसाब लगाएं। और उसकी ड्रोन बनाने की जो ओपन सोर्सेज में है, 300 से 400 ड्रोन हर रोज वो निर्मित कर सकता है। तो आप सोचें कि जब तक ये ड्रोन 80,000 खत्म होंगे, वो कितने और बना लेगा। और हाँ, जब किसी भी दो देशों में लड़ाई होगी तो अमेरिका को जो नापसंद करते हैं चीन और रूस, वो उसकी मदद जरूर करेंगे। चीन कर सकता है पाकिस्तान के थ्रू, जो उसका प्यादा है पाकिस्तान, और उसका एक बॉर्डर लगता है ईरान के साथ। और रशिया जो है वो अजरबैजान या फिर तुर्कमेनिस्तान, जो उसके बॉर्डर शेयर करते हैं ईरान में, उसके साथ वो उनको सहायता पहुंचा सकता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि दोनों में से कोई भी फिजिकली अपने जहाज या नेवल शिप्स को आज की तारीख में। सर, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान ने तो यूएई के साथ, अभी सऊदी के साथ समझौता ही किया था कि अगर सऊदी पर कोई अटैक करेगा तो पाकिस्तान उसके पक्ष में आकर खड़ा हो जाएगा। इंटरेस्टिंग देखिए, सऊदी पर अटैक कर दिया और पाकिस्तान ईरान के साथ जाकर खड़ा हो गया। विजेंद्र जी, आज ईरान जो विदेश मंत्री है उन्होंने बयान दिया है कि जो अमेरिकन प्लेन्स है वो पाकिस्तान की सीमा से आए हैं, इसलिए पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन है और उसको सबक सिखाएंगे। तो चाहे या ना चाहे पाकिस्तान भी अब इसका हिस्सा बन चुका है। अब दूसरा जो आपने पूछा अमेरिका का अगर आप देखें, अमेरिका के पास कुल 19 B-52 है। ठीक है। और ये मसूरी में 509 जो उनका स्क्वाड्रन है, उसके तहत मसूरी व्हाइट मैन एयर बेस पर अमेरिका के तैनात है। ठीक है। अब वहां से 18 घंटे की फ्लाइट है ईरान में, और 3 बार उनको रिफ्यूल करना पड़ता है। 1 घंटे का तकरीबन जो फ्यूल है $60,000 का 1 घंटे का फ्यूल है। तो आप सोचें 18 घंटे में कितना फ्यूल इस्तेमाल करें। B-2 बॉम्बर के लिए बता B-2 बॉम्बर। अब उसके अलावा इनकी अगर मेंटेनेंस जोड़ी जाए तो $1.3 मिलियन 1 घंटे की फ्लाइट पड़ती है, क्योंकि हर सॉर्टी के बाद 40 से 50 घंटे का मेंटेनेंस चाहिए B-2 बॉम्बर को। तो आप सोचें, इन्होंने 7 बॉम्बर जो इस्तेमाल किए, अब 7 वापस जब मसूरी पहुंचे अपने एयरबेस पे, तो उनको 40 से 50 घंटे चाहिए दोबारा सॉर्टी करने के लिए। और अगर आप देखें तो ये $27 मिलियन जो एक इनका फ्लाइट टाइम का खाली फ्यूल और मेंटेनेंस का कॉस्ट है, उसमें आप जोड़ें जो GBU-57 का कॉस्ट है, 18 से $20 मिलियन का एक बॉम्ब है। मतलब 2 बॉम्ब तकरीबन 40, ये 2 ही कैरी कर सकता है B-2 बॉम्बर। तो 40 और 27, $67 मिलियन जो है एक का कॉस्ट। 7 B-2 इस्तेमाल किए। कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि अमेरिका इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहेगा, बस उसने डराने के लिए इस्तेमाल किया है कि हम ये कर सकते हैं। टारगेट सॉफन किया उसने, ठीक, क्योंकि B-2 बॉम्बर जो है, जो GBU-57 बंकर बस्टर है, वो सॉइल और रॉक में 200 फीट नीचे तक मार कर सकता है। ठीक है। और अगर हार्ड कंक्रीट है तो उसमें कुल 60 फीट मार कर सकता है। ठीक। इसलिए एक के बाद एक ही जगह पर बम गिराना जरूरी है कि अगर 200 फीट से भी ज्यादा गहराई में उनका टारगेट है। ठीक है सर, लेकिन इसके बाद, इस स्कॉटी के बाद ये इंफॉर्मेशन आई नहीं कि जिन मिसाइल के जखीरे के ऊपर B-2 बम्बर से बम गिराए गए थे उसको कितना डैमेज हुआ है, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई। लेकिन विक्रांत, क्योंकि देखिए फॉरेन अफेयर्स जो होते हैं ना, उसमें बहुत महत्वपूर्ण ही होता है कि आप क्या कह रहे हैं और जब जरूरत है आप कितना साथ आ रहे हैं। क्या वाकई में, चाहे वो रूस यूक्रेन हो, चाहे वो आपको इजराइल फलस्तीन हो, चाहे अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला रहा हो, और अब इजराइल वर्सेस ईरान रहा हो, क्या इसने इंटरनेशनल फोरम पर यह बता दिया है कि भाई आप बायलिटरल खेलते रहिए, आप ग्रुप्स बनाते रहिए, आप उनके अंदर बैठ के करते रहिए और बताते रहिए कि ये नेटो है और ये OIC है और ये अकॉर्ड है और ये फलाना है, ये ढिकड़ा है। जब इस्तेमाल करने की बारी आएगी कोई नहीं आएगा, आपको अपनी जंग को खुद लड़ना है। और क्या इसके बाद ये पर्सपेक्टिव बदलने वाला है पूरी दुनिया भर के अंदर। विजेंद्र जी, देखिए, पिछले महीने ट्रंप के जो विशेष सलाहकार थे वो उन्होंने पुतिन से बड़ी लंबी डिस्कशंस किया है और बैकडोर डिप्लोमेसी वहां पे चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने पुतिन के साथ एक डील किया है
कि हम इधर ईरान पे अटैक करेंगे, आप इंटरफेयर मत करना, उधर यूक्रेन में आपको जो करना आप करो, हम उधर हम उधर बम और एम्यूनिशन नहीं देंगे, हम आर्मामेशन नहीं देंगे। तो मुझे लग रहा है कंसेंसस कहीं यूएसए और रशिया के बीच में बन गया है कि तुम यूक्रेन संभालो, हम ईरान को संभालते हैं। दूसरी चीज, ये जो अभी आप कर्नल साहब कहते हैं कि एक्सपेंसेस, जो वॉर एक्सपेंसेस जो होंगे, अमेरिका को इससे फर्क नहीं पड़ता, ये एक इन्वेस्टमेंट आ गया। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो अमेरिका चाहता है कि दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़े, जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतना जो डॉलर का सरप्लस, जिसको वो कोविड के टाइम से उससे जूझ रहा है, वो जो सरप्लस है वो खपता जाएगा। मींस तो इन्फ्लेशन बढ़ना, दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ना, इट्स इन द बेनिफिट ऑफ द यूएस इकोनॉमी। तो ये जो एक्सपेंसेस है वो मीट आउट हो जाएंगे, तो वो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक और चीज, जिस तरह से अभी मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, जो संगठन है, इन संगठनों का क्या करेंगे? सिर्फ समोसे और चाय के लिए क्या संगठन? देखिए, नाटो रिलेवेंट हो चुका है ना। ये अभी हमने जब ग्रीनलैंड के ऊपर ट्रंप के जो स्टेटमेंट आया था तब देख लिया, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन को भी ये बात समझ में आ गई है कि अब हमें हमारी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। फ्रांस हमने देखा, अभी इमैनुअल मैक्रों जब आए थे तब भी उन्होंने इस बात के बार बार अंदेशे दिए। जब ये जर्मन चांसलर इंडिया आए थे तब भी उन्होंने बोला, जिस तरह से सबमरीन ऑफर करी है, इसका मतलब यूरोपियन यूनियन भी अब दूसरी तरफ अपने विकल्प तलाश रहा है। और केवल यूरोपियन यूनियन नहीं, पूरी दुनिया अपने विकल्प तलाश रही है कि हम कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बने। तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ संगठन अब रिस्ट्रक्चर होंगे, इस वॉर के बाद एटलीस्ट हो सकते हैं, ये संभावना हो सकती है? देखिए, संगठन रिस्ट्रक्चर भी होंगे, लेकिन सबको अब ये चीज समझ में आ गई है कि कोई भी संगठन में हम रहे, हमें बचाने कोई नहीं आएगा। वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट। अब मैं भारत की बात करना चाहूंगा भाई, क्योंकि भारत के अमेरिका से भी अच्छे रिलेशन है, ईरान से भी अच्छे रिलेशन है, इजराइल से भी अच्छे रिलेशन है। एक तरफ से हम वेपन्स लेते हैं, दूसरी तरफ से लॉजिस्टिक सप्लाई लेते हैं, जिसमें आप क्रूड ऑयल लीजिए, गैस लीजिए, अब चाबार हो गया, अलग से पोर्ट हो गया, हॉर्मुज जल डमरू वे हो गया, जिससे हमारा मैक्सिमम इंपैक्ट आता है। अगर ये डैमेज सब होता है तो भारत पर कितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा और कितना इंपैक्ट आएगा? देखिए, भारत की अभी जो इंटरनेशनल पॉलिसी है वो इतनी शानदार रही है कि हमने अपने आप को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं किया, चाहे वो रशिया यूक्रेन रहा हो या अभी मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस हो रहा हो। उसमें हमने क्या किया, जितने भी उसके स्टेक होल्डर थे सबसे हमने एक डायलॉग मेंटेन करके रखा है, ताकि भारत के जो हित हैं उन पर किसी तरह की कोई आंच ना आए। हम पुतिन से भी बात कर रहे हैं, हम जेलेंस्की से भी बात कर रहे हैं, राइट। और अभी भी यूएई से, कल ही एस जयशंकर जी ने बात की है, यूएई को उन्होंने अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया कि यूएई के साथ अभी हमने बहुत अच्छे से रिलेशंस को वापस रिवाइव किया है। तो हमने दुनिया को ये बताया है कि हम दोस्ती पूरी निभाएंगे, लेकिन हम किसी के झगड़े में बीच में फंसेंगे नहीं। और ये एक बड़ी शानदार पॉलिसी है। और आप देखिए ना, आज पूरी दुनिया के अंदर शांति है। तो अब ये कह रहे हैं हम घायलों के लिए एम्बुलेंस और बाकी चीजें, मेडिकल सपोर्ट तो भेज सकते हैं, हम दोनों को देंगे, है तो हम अनाज भी भेज सकते हैं, हम ईरान को भी नहीं देंगे और सपोर्ट में आकर अपने सैनिक नहीं देंगे। यस, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम ईरान के वो सपोर्ट करेंगे, हम इजराइल को भी हेल्प करेंगे, हम सऊदी अरब को भी करेंगे, यूएई भी करेंगे, और यही हमारी पॉलिसी होनी भी चाहिए। ठीक है, अनुपम जेटली जी, आपको क्या लगता है कि इससे भारत पर क्या इंपैक्ट आएगा? और क्योंकि भारत ने वेपन इंडस्ट्री के अंदर बहुत ग्रो किया है, तो क्या इन वॉर्स के बीच में हम उसमें कोई पोटेंशियल देख रहे हैं कि हमारे वेपन्स, हमारे मिसाइल्स, हमारे ड्रोन्स वो इन वॉर्स का हिस्सा हो, भारत की तरफ से नहीं, व्यापारिक दृष्टिकोण से? फॉर्चुनेटली इस समय भारत का कोई ऐसा बड़ा हथियार लेन देन का कार्यक्रम इजराइल से नहीं चल रहा है। ठीक है, हाँ, कुछ कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ड्रोन, आयरन डोम जो है भारत को इजराइल देगा, तो जब ये लड़ाई सुलझ जाएगी उसके बाद इसकी बात हो सकती है, मगर फिलहाल बात ऐसी कोई है नहीं। और जितना हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने से दुनिया पे फर्क पड़ेगा, उतना भारत की भी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। और ये कोई भी दुनिया में देशों का जब लड़ाई होगी तो दुनिया पर कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, और उसके लिए भारत तैयार है। नहीं, लेकिन मैक्सिमम हम क्रूड ऑयल उधर से आयात करते हैं। मैं कुछ जगह पढ़ रहा था कि हमारे पास 7 मंथ का रिजर्व है। विजेंद्र जी, कल सीसीएस की मीटिंग हुई है, बिल्कुल 3 बजे तक वो मीटिंग चली है, और उसमें मेजर इशू यही था कि एनर्जी सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन किया जाए। और कल इस विकल्प पे विचार हुआ कि हम रशिया से अब अपना जो इंपोर्ट है वो इंक्रीज करने वाले हैं। तो और साथ ही साथ हमने एक पॉलिसी रखी है कि हमारा जो सप्लाई है वो भी मल्टीफेसेटेड है, हम किसी एक पे डिपेंडेंट क्या हम वेनेजुएला से वापस शुरू कर सकते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज देखिए शेयर बाजार को देखिए, पूरा ब्लड बाथ था, लेकिन ओएनजीसी प्लस था, राइट। ओएनजीसी के अंदर ग्रीन सिग्नल था, शायद इसलिए कि शायद हो सकता है वहां जो हमारा सेटअप है उस सेटअप को वापस शुरू किया जाए। कल ही एक न्यूज था, हरदीप सिंह जी ने वियतनाम से भी बात करी है और वेनेजुएला से भी बात करी है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार अपने स्तर पर उन सारे मेजर्स के ऊपर काम कर रही है और कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लेगी। आपको क्या लगता है, एक लाइन में बताइए, ये वॉर कितनी लंबी चल सकती है? देखिए, ट्रंप खुद कह रहे हैं 4 से 5 सप्ताह,
लेकिन मुझे लगता है ये लड़ाई और लंबी खिंचेगी, बिकॉज उन्होंने अपने जो मिसाइल सिस्टम और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं उनको बड़ा बंकर्स में और चट्टानों के नीचे और बड़ा सेफ हाउसेज में बना अनुपम जी, आपको क्या लगता है वॉर जल्दी समझौते में चेंज हो जाएगी, अभी ये रूस यूक्रेन की तरह चल सकती है? ये लड़ाई लंबी खिंचेगी, क्योंकि ईरान को जितना लूज करना था अपने सारे नेता जो बड़े थे वो लूज कर चुका है। अब ईरान के पास अपने आदमियों को जो चढ़ाना है युद्ध की भूमि में वीर गति के लिए, ईरान उसके लिए मुझे तैयार लगता है और ईरान की क्षमता है कि इस लड़ाई को खींचे। हाँ, अगर यूएस चाहे तो किन शर्तों पर वो ईरान को लाते हैं, क्योंकि 3 से 0.5% एनरिचमेंट के लिए तो पिछले साल मान गया था ईरान, मगर यूएस जो है वो वॉकआउट कर गया वहां से और वो करते करते 60% एनरिचमेंट पे। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुपम जेटली जी, शुक्रिया विक्रांत जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने बस आपको समझाने की कोशिश की जो वॉर चल रही है ना, इसके डायमेंशंस क्या है, इसका फ्यूचर पर इंपैक्ट क्या होगा और भारत पर इसका क्या असर होगा, और जो असर पड़ेगा उसके लिए भारत अभी से कितना तैयार हो रहा है, क्योंकि विश्व युद्ध की आहट है। विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा ये इस पर निर्भर करेगा कि रशिया और चाइना की इन्वॉल्वमेंट कितनी सक्रियता से इस वॉर में नजर आती है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।